studying about Indian Contract Act 1872। Indian Contract Act 1872 ये ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में लागू किया गया, एक्सेप्टेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये पूरी इंडिया में एक्ट बनाया गया 1872। और ये इंडिया में कब लाया गया? 1 सितंबर 1872। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये कब आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कब लागू हुआ? ये 1 सितंबर 1872। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या है, इसमें उसमें आता है अंडर सेक्शन 2H। अंडर सेक्शन जिसमें जितने भी लगते हैं इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2H के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से बात करते हैं हम, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ बेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं कि सबसे पहले होता है प्रपोजल। सपोज मैंने एक प्रपोजल ऑफर रखा कि मुझे ये घड़ी क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। आपके सामने मैंने क्या किया, एक प्रपोजल रखा, तो ये प्रपोजल का होना जरूरी है इसमें। दूसरा, आपने मुझसे क्या किया, प्रॉमिस किया, ठीक है, कि यस मैम हम आपकी घड़ी खरीदेंगे। दो चीजें हो गई, यस मैम, या प्रपोजल, आपका प्रॉमिस। मतलब कि अब प्रॉमिस में कितनी पार्टीज होती है, दो या दो से अधिक, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक प्रॉमिस करता है और एक प्रॉमिस जो ऑफर देता है और एक प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि एक्सेप्टेंस भी आती है इसमें, ठीक है। अब थर्ड चीज इसमें क्या है, कंसीडरेशन। अब मैं फ्री में तो घड़ी नहीं दूंगी ना, इसके बदले में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ प्रतिफल, है ना, कंसीडरेशन मिलता है कि मुझे क्या मिला, मैंने ये घड़ी दी तो मुझे इसके बदले में क्या मिला, आपने अपना कैश मुझे दे दिया, है ना, और मैंने आपको घड़ी दे दी। पहले होता था, पहले वस्तुओं का भी क्या होता था, विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। तो वही चीजें हैं ये कंसीडरेशन। मैंने आपको घड़ी दी, आपने मुझे इसकी 5000 10,000 कीमत दे दी, ठीक है। अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हमारे और आपके बीच में एक क्या हो गया, अनुबंध हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि मैं ये घड़ी सेल करूंगी, किसको सेल करूंगी, प्राची को सेल करूंगी, और कितने में सेल करूंगी, 10,000 में सेल करूंगी। और प्राची ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपकी घड़ी परचेज करूंगी। तो अभी हम दोनों के बीच में अनुबंध बना, ठीक है। अब मैं किसी थर्ड पर्सन से बात नहीं करूंगी, जय से बात नहीं करूंगी कि जय आप मेरी घड़ी परचेज करो। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट के पहले क्या बनता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स एवरी एग्रीमेंट कन्वर्टेड कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कन्वर्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। कि हमारा आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि क्या होता है कि एग्रीमेंट में क्या होता है, सोशल, मतलब इसमें सिर्फ लीगल जो एक्टिविटी है उसी को हम शामिल करते हैं। इसमें हमारा सोशल और डोमेस्टिक भी एग्रीमेंट हो सकता है। आप मुझसे कहो कि मैडम MBA थर्ड में हमारे बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, हम आपको पार्टी देंगे, और आपने हमें पार्टी नहीं दी, तो मैं आपके लिए उस पर क्लेम तो नहीं कर सकती कि नहीं यार स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया था कि हमको पार्टी देंगे पर नहीं दी, है ना। तो ये एग्रीमेंट कहलाता है। और वो एग्रीमेंट जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लीगल कानूनी तौर पे ही उसको चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो व्यर्थ कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं जो कानून के द्वारा परिवर्तन है, कानून ने उसे चेंज कर दिया, कुछ सेक्शन चेंज हो जाते हैं, कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। तो वो जो अनुबंध हुआ था, हो सकता है हमारा अनुबंध जो आपको हुआ है, कल को कानून कुछ नए नियम लेकर आ जाए तो वो चेंज हो जाए। तो कानून ने अगर उसको व्यर्थ घोषित कर दिया, अब कानून ने क्या कर दिया है, 3 तलाक को व्यर्थ घोषित कर दिया, है ना। तो जो कानून के द्वारा व्यर्थ घोषित कर दिया जाए वो क्या कहलाता है,
आपको उसको देना ही पड़ेगा, है ना। तो वो क्या कहलाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है जो कि कानून के द्वारा क्या है, इन्फोर्सेबल किया गया हो, ठीक है, मान्य किया गया हो या परिवर्तित किया गया हो, ठीक है। बट नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सेप्टेंस बाय द पार्टीज इन्वॉल्व इन एन एग्रीमेंट। वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कि जो कि पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, एग्रीमेंट हो सकते हैं। बट यहाँ पर हर एग्रीमेंट क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल, जो कि कानून के द्वारा ही मान्य होगा, वही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बट इट इज सोशली एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर समाज के लिए कोई काम कर रहे हो, आपने वादा कर दिया कि हाँ मैं यहाँ पे कोई मंदिर में निर्माण में सहयोग करूँगा, कुछ आपको पैसे दूंगा, तो आपने क्या किया है, समाज के लिए आपने एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ आप मंदिर बनाई, हम उसमें इतने 50,000 देंगे, 60,000 देंगे, तो वो आपके लिए क्लेम नहीं कर सकते। आपने कोई अनुबंध नहीं किया, अपनी आपने सहमति जताई, है ना। किसी की आपके घर में शादी हो रही है और आपके बड़े पापा ने बोल दिया कि हाँ बिटिया की शादी में मैं अपनी तरफ से फ्रिज दूंगा, तो उन्होंने वादा कर दिया, वो फ्रिज नहीं देते तो आप उन पर क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं फ्रिज तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट सम लीगल ऑब्लिगेशंस। इसमें कुछ लीगल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके द्वारा ये क्रिएट किए जाते हैं, कुछ कानून के द्वारा बताए गए हैं, जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम कि माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, मतलब कि अवयस्क व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक कानून ने नियम बनाया है। आप लोग वोटिंग करते हो, वोट देते हो, तो कितने साल के बाद देते हो, 5 साल, 18 साल, है ना। आपकी एज कितनी होना चाहिए, कानून के द्वारा 18 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही आप इसके नागरिक माने जाते हैं और आप वोटिंग के हकदार, ठीक है। 18 वर्ष से कम उम्र वाला व्यक्ति क्या होता है, नहीं माना जाता। इसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, तो 18 वर्ष से कम व्यक्ति को अवयस्क व्यक्ति माना जाता है, माइनर पर्सन माना जाता है। तो इसमें कुछ कानून के द्वारा ऑब्लिगेशंस में नियम है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, ठीक है। इसी तरह डजंट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो एग्रीमेंट, जितने भी क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट में अपने आप कन्वर्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मुझसे वादा कर दिया, पार्टी का नहीं दिया, तो एग्रीमेंट हुआ था, नहीं हुआ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि भाई तुम अच्छे परसेंटेज ले आओ, टॉप कर लो, तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगी, कल को मैंने नहीं दिलाया, तो वो क्या हो सकता है, वो मुझ पर क्लेम नहीं करेगी। एक एग्रीमेंट था, नहीं कर पाए, है ना। तो ये क्या है, दोनों में माइनर कुछ डिफरेंस, ठीक है। कई लोग समझते हैं एक ही होता है, बट एक ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। लिख लिया आप लोगों ने? ओके। सेक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो 2H के अंतर्गत सेक्शंस बनाए गए हैं, कितने बनाए गए हैं, 266, 266, है ना, क्या बोलते हैं 266 सेक्शंस बनाए गए हैं। पहला सेक्शन है जनरल प्रिंसिपल्स, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है। सेक्शन 1 से लेकर 75 सेक्शंस में सब धाराएं, है ना, तो वो धाराएं लगती है। सेकेंड है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 75 तक ये हो गए, फिर यहाँ से 76 से 123 ये जितने भी सेल्स और गुड्स से संबंधित है, माल से संबंधित है, व्यापार जब करते हैं तो उसमें ये धाराएं लगती है। ये कब पास हुआ था, पास ऑन 1 जुलाई 1930, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
लेजिस्लेशन पढ़ा है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो कितनी धाराएं होती है कॉन्ट्रैक्ट में, या इसमें बिजनेस में कितनी होती है, तो कितनी होती है 266। दूसरी चीज ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये कब पास हुआ था, सेल्स एंड गुड्स वाला 1930, और पार्टनरशिप कब पास हुआ था, 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, क्लियर है, कितना आंसर क्लियर हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया अपने यहाँ, 1 सितंबर 1872। वही तो पढ़ रहे हैं हम, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अपन ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और किसको छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। इतना क्लियर है, आज का इतना समझ में आया। अब कल थोड़ा सा पढ़ के आएंगे आप लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मोटा मोटा थोड़ा सा जितना मैंने समझाया और उसको फोकस करके आगे। ठीक है, वी विल कंटिन्यू टुमारो।